हेलो। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। यह वैदिक सभ्यता जो है, यह क्लास जो है, यह पार्ट 1 है। वैदिक काल पार्ट 1। जैसा कि हमने कहा था आपको कि वैदिक काल अभी चैप्टर जो है वह खत्म नहीं हुआ है, और इस वैदिक काल का जो चैप्टर है वह कम से कम हम आपको 5 से 6 वीडियो डालेंगे। यह वीडियो नंबर 1 है मेरा। जैसा कि हमने पढ़ा अभी तक, सिंधु घाटी सभ्यता जो चला, सिंधु घाटी सभ्यता जो चला 2350 बीसी से 1750 बीसी तक चला। और इस सभ्यता के पतन के बाद, अर्थात सिंधु घाटी, समझिएगा, इस सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद एक नया सभ्यता उदय हुआ, जिसका नाम हुआ वैदिक सभ्यता, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। वैदिक सभ्यता जो चला, वैदिक काल या वैदिक काल जो चला 1500 बीसी से 600 बीसी तक। वैदिक काल जो चला 1500 बीसी से 600 बीसी तक चला। यह जो 250 बीसी का जो अंतराल है, समझिएगा इस बातों को, इस 250 बीसी का जो अंतराल है, इस 250 बीसी में किसी भी प्रकार का कोई इतिहास नहीं मिला। इसी के कारण इस काल को, जो इस बीच के काल को हम संक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, संक्रमण काल क्या है? तो जो बीच का जो समय जो बच गया, उस समय जो किसी भी प्रकार के इतिहास प्राप्त नहीं हुए, मालूम नहीं पड़े, तो उस काल को हम संक्रमण काल कह देते हैं। अर्थात यह जो 250 जो बीसी जो थी, वह संक्रमण काल हुआ। हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल। ठीक है, समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बतलाया है, वैदिक काल में ही आर्य लोग जो आए, और आर्यों के जो कार्य जो था, वह जो काम जो था, वह पशुओं को चराना था। हमने आपको पढ़ाया। अर्थात पशु चराने के कारण जो वैदिक काल में जो आर्य लोग आए, तो इसी कारण वैदिक काल को आर्य सभ्यता कहा गया। ठीक है, इस वैदिक काल में, अर्थात वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा जाता है। समझिएगा, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता हमने आपको बतलाया। वैदिक सभ्यता को ब्राह्मण सभ्यता कहा जाता है।
वैदिक सभ्यता को लौह युगीन सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को लौह युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोहा की जो खोज हुआ था वह वैदिक सभ्यता में हुआ था। जो लोहा का जो खोज हुआ था वह 1000 BC के बाद हुआ था। ठीक है। आर्य सभ्यता ब्राह्मण सभ्यता प्रथम ग्रामीण समझिएगा। देखो, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा जाता है, वैदिक सभ्यता को ब्राह्मण सभ्यता कहा जाता है। हमने आपको समझाया था। वैदिक सभ्यता को लौह युगीन सभ्यता कहा जाता है, हमने आपको समझाया। पर वैदिक सभ्यता को प्रथम ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में ही जो आर्य जो लोग जो हैं उन्होंने ही पशु चराने का काम किया, जिसी के कारण ऐसा माना जाता है कि जो पशु को जो चराने का जो काम होता है वह कहाँ होता है, गाँव में होता है। इसीलिए वैदिक सभ्यता को प्रथम ग्रामीण सभ्यता कहा गया। यहाँ तक सही है। वैदिक सभ्यता में ही लोहा का खोज हुआ। लोहा का जो खोज हुआ था वह 1000 BC में हुआ था। ठीक है। अर्थात लोहा का खोज जो हुआ वह उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है। बातों को हम आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाए हैं कि कभी हम बोल रहे हैं कि वैदिक सभ्यता में हुआ था, कभी हम बोल रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो क्या हम आपको समझाना है, इस वीडियो में आप पूरा समझिएगा। समझिएगा। वैदिक काल को कहा जाता है कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है। वैदिक काल जो चला वह 1500 BC से समझिएगा 600 BC तक। समझिएगा। वैदिक काल जो चला 1500 BC से 600 BC तक चला। ठीक है। इस वैदिक काल अर्थात वैदिक सभ्यता, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पूर्व वैदिक काल, और दूसरा जो आया उत्तर वैदिक काल। समझिएगा। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग में बांट कर पढ़ना है हमें। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो चला वह 1500 BC से 1000 BC तक चला। उत्तर वैदिक काल जो चला 1000 BC से 600 BC तक। समझिएगा। हम आपको प्रारंभ से ही पढ़ाते आ रहे हैं। वैदिक काल जो चला 1500 BC से 600 BC तक चला। ठीक है। अर्थात हम इसको 2 भागों में बांटकर पढ़ा रहे हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पूर्व वैदिक काल अर्थात वैदिक काल के पहले, इसका मतलब वैदिक काल का पहला काल जो चला। ठीक है। 1500 BC से वह 1000 BC तक चला। और वैदिक काल जो दूसरा भाग है वह उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक। समझिएगा।
समझिएगा। पूर्व वैदिक काल में ही, समझिएगा, पूर्व वैदिक काल में ही ऋग्वेद का रचना हुआ। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में ही क्या आया? पूर्व वैदिक काल में ही ऋग्वेद आया। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद आया था। ठीक है, थे ऋग्वेद के संकलनकर्ता जो थे वह वेद व्यास थे। समझिएगा, पूर्व वैदिक काल में बातों को बहुत अच्छी तरह समझिएगा। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद आया। ठीक है, ऋग्वेद का जो संकलनकर्ता जो हुआ वह वेद व्यास। 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच कह सकते हैं, या में कह सकते हैं। 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में कौन आया? ऋग्वेद की रचना हुआ। इस ऋग्वेद के जो संकलनकर्ता जो हुए वह वेद व्यास हुए। ठीक है, ऋग्वेद में 5 शाखा, ऋग्वेद के 5 शाखा है, 10 मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है, जो मंत्र है वह 10,462 मंत्र है और 1028 सूक्त है। फिर से बातों को समझिएगा, हम क्या कहना चाहते हैं। पूर्व वैदिक काल में, अच्छा, 1500 पूर्व वैदिक काल जो चला वह 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चला। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वेद जो हुए वह वेद व्यास हुए। ठीक है, बात को समझ रहे हैं आप? बातों को समझिएगा बहुत अच्छी तरह से। उत्तर वैदिक काल में जो आया वह साम वेद आया। साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, इन सभी के बारे में हम बारीकी से पढ़ें। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, फिर समझिए बातों को। पूर्व वैदिक काल जो चला हुआ 1500 बीसी से, ठीक से समझिए, पूर्व वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चला। इस 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में आया ऋग्वेद। ठीक है, इसी के कारण पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, कि पूर्व वैदिक काल को किस काल से भी जाना जाता है? पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना हुआ था, ऐसा माना जाता है। पूर्व वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना हुआ था, इसी के कारण इसे कहा जाता है पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। इसके ऋग्वेद का जो संकलनकर्ता जो थे वह वेद व्यास थे। ऋग्वेद में 10 मंडल है, अर्थात ऋग्वेद में 10 मंडल होने के कारण इसे 10 तय कहा गया। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 5 शाखा, 1028 सूक्त हैं। समझिएगा, और 10,462 मंत्र हैं। ठीक है, फिर समझिए, 10,462 मंत्र हैं या ऋचाएं हैं।
मंत्र। ऋग वेद में जो आया है वह 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल के बारे में हम पढ़ते हैं। इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऋग वेद की रचना, ऋग वेद का रचना कब हुआ था। वैदिक सभ्यता देगा वह भी सही। यदि क्वेश्चन देते ऋग वेद का रचना हुआ था, पहला ऑप्शन देगा पूर्व वैदिक काल, दूसरा देगा उत्तर वैदिक काल, तीसरा देगा प्राग ऐतिहासिक काल। समझिएगा, ऋग वेद का रचना कब हुआ था, किस काल में हुआ था। ऋग वेद का रचना किस काल में हुआ था, पहला देगा पूर्व वैदिक काल, दूसरा देगा उत्तर वैदिक काल, तीसरा देगा प्राग ऐतिहासिक काल। तो ऋग वेद का जो रचना हुआ था वह पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपको देगा जो कि हमने अभी बताया लिखकर, सामवेद की रचना कब हुआ था। सामवेद जो आया, सामवेद की जो रचना हुआ वह कब हुआ, किस काल में हुआ। सामवेद की जो किस काल में आया, सामवेद किस काल में आया, समझिएगा बात हो। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आर्णयक, उपनिषद, ये सब जो आए वह सभी के सभी उत्तर वैदिक काल में आए, अर्थात 1000 BC से 600 BC में आए। ठीक है, हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं अभी ऋग्वेद, पूर्व वैदिक काल, ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में समझिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 2 से 7 तक पुराना मंडल, अर्थात हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद आया, ऋग्वेद में 10 मंडल हुए। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल हुए। समझिएगा, ऋग्वेद में जो 10 मंडल हुए उसमें 2 से 7 तक जो मंडल जो हुआ वह पुराना मंडल है। समझिएगा, 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है वह पुराना मंडल है। ठीक है, और 2 से 7 तक जो पुराना मंडल है तो सीधी सी बात है जो बच गए वह नए मंडल हैं। फिर से समझिए बातों को, अर्थात कौन कौन से बच गया, जो बच गया 1, 8, 9 और 10, अर्थात 4 मंडल बच गए। अर्थात कितने नए मंडल हैं आ जाएगा क्वेश्चन। ऋग्वेद में नया मंडल कितने हैं, तो 4। ऋग्वेद में कौन कौन सा नया मंडल है, आप दे देगा ऑप्शन में 1, 8, 9, 10। नया ऋग्वेद में नए मंडल हैं, ऑप्शन पहला 1, 8, 9, 10, दूसरा दे देगा 2 से 7, 2 से 7 और तीसरा कुछ भी देता, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ऋग्वेद में जो पुराने जो मंडल हैं 2 से 7 तक पुराना मंडल है। ठीक है, सीधी सी बात है, अर्थात ऐसा इससे यह पता चल रहा है कि 2 से 7 तक जो मंडल आए वह पहले आए और 1, 8, 9, 10 जो मंडल आए वह बाद में आए। अर्थात इससे यह भी पता लग रहा है कि जो 10वां मंडल आया वह सबसे बाद का मंडल है जो बाद में आया। ठीक है, समझिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल हुए हैं। 2 से 7 तक जो है वह पुराना मंडल है। समझिए बातों को, 2 से 7 तक जो है मंडल वह पुराना मंडल है और इस 2 से 7 तक मंडल में जो है वह 2 से 7 तक मंडल में वंश, गोत्र और ऋषि की चर्चा है। समझिएगा,
दूर से सात तक जो मंडल है, दूर से सात तक जो मंडल है, इसमें जो चर्चा है उसमें वंश की चर्चा है, गोत्र की चर्चा है। और आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वह इस प्रकार पूछ सकते हैं, वंश की चर्चा है, ऑप्शन दे देगा 2 से 7 तक दे देगा, 8 9 10 दे देगा, ठीक है, 3 से 4 कुछ भी दे सकता है। अर्थात 2 से 7 तक जो मंडल हैं उसमें वंश की चर्चा है, गोत्र की चर्चा है और ऋषि की चर्चा है। वंश क्या होता है समझिए, जैसे कि यदि कोई पूछता है कि जो राम जो थे वह किस वंश के थे, अर्थात वह जो थे रघुवंश के थे, अर्थात क्षत्रिय के थे, ठीक है, सीधी सी बात है। जैसे कि किसी सभी जाति में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, वह सभी में गोत्र होता है। मान लीजिए कि वैश्य में गोत्र कश्यप गोत्र होते हैं और अलग अलग गोत्र हैं, सभी का हम नाम नहीं पता है, वो पढ़िएगा तो समझ में आपको आएगा गोत्र। ऐसा गोत्र हर कोई जानता है कि हम किस गोत्र के हैं, ठीक है। ऋषि की चर्चा किसमें है, 2 से 7 तक। ऋषि की चर्चा जो आया वह 2 से 7 तक, गोत्र की जो चर्चा हुआ 2 से 7 तक, वंश की जो चर्चा हुआ वह 2 से 7 तक, ठीक है, समझिएगा। और जो नया मंडल जो है 1 8 9 10, 1 8 9 10 जो है नया मंडल है। समझिएगा, ऋग्वेद को मानव जाति का प्रथम ग्रंथ भी कहा जाता है। ऋग्वेद को मानव जाति का प्रथम ग्रंथ इसलिए कहा जाता है कि ऋग्वेद की जो रचना हुआ सबसे पहली बार हुआ था, सबसे प्रथम इसीलिए। अर्थात ऋग्वेद की जो रचना हुआ कब हुआ था, ऋग्वेद की जो रचना हुआ वह पूर्व वैदिक काल में हो चुका था। ऋग्वेद की जो रचना हुआ वह पूर्व वैदिक काल में हुआ था। अर्थात जो सबसे प्रथम, जब सबसे प्राचीन वेद जो है, सबसे प्राचीन जो वेद है वह ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, मानव जाति का प्रथम वेद जो है वह ऋग्वेद है। क्वेश्चन फिर से समझिएगा, क्वेश्चन पूछेगा मानव जाति का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद, प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। समझ में आया? कहीं लिख लीजिएगा नोट करके, मानव जाति का प्रथम वेद ऋग्वेद, मानव जाति का प्रथम ग्रंथ हुआ भी ऋग्वेद, ठीक है। पहले हम आपको समझाते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 2 से 7 तक जो हमने आपको बताया पुराना मंडल है, अर्थात 2 से 7 तक वंश गोत्र और ऋषि की चर्चा इसमें किया गया है। दो ऋग्वेद के तीसरा मंडल, ऋग्वेद के दूसरा मंडल में और ऋग्वेद के पहला और दूसरा मंडल में हमें ऋग्वेद के पहला और दूसरा मंडल से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के पहला और दूसरा मंडल से प्रश्न नहीं आते हैं, उतना पढ़ना नहीं है, ठीक है, इसीलिए उसे छोड़ते हैं, वो पढ़ना नहीं है। जो ऋग्वेद के जो पहला और दूसरा जो मंडल है उसको पढ़ना नहीं है, तीसरा मंडल समझिएगा। ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है उसके जो संकलनकर्ता जो हुए वह कौन है?
स्वामी विश्वामित्र थे। समझिएगा, ऋग्वेद के तीसरा मंडल जो संकलनकर्ता जो है ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसके जो संकलनकर्ता जो हुए वह स्वामी विश्वामित्र हैं। समझिएगा बातों को। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही ज्ञात्री मंत्र दिया गया है। वह मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही ऋग्वेद के तीसरा मंडल में ज्ञात्री मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ज्ञात्री मंत्र है और यह ज्ञात्री मंत्र वो ऐसा कहा गया है कि जो यह ज्ञात्री मंत्र जो है यह ज्ञात्री मंत्र को सूर्य की पत्नी सावित्री या सविता सूर्य की पत्नी जो थी समझिएगा सावित्री या सविता नामक स्त्री ने सूर्य को समर्पित किया। अर्थात सूर्य की जो पत्नी थी वह कौन सी सावित्री थी या सविता थी, उसी ने यह मंत्र को समर्पित किया। किसको? भगवान सूर्य को यह समर्पित करती थी। प्रतिदिन समर्पित जो करती थी सावित्री वह सूर्य देवता को समर्पित करती थी। अब क्वेश्चन आएगा ज्ञात्री मंत्र किसको समर्पित किया गया है? ज्ञात्री मंत्र किसको समर्पित किया गया है? किस मंडल में? फिर समझिएगा, ज्ञात्री मंत्र जो है वह किसको समर्पित किया गया है? तो वह सूर्य को समर्पित किया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ज्ञात्री मंत्र को समर्पित किया गया। किसके द्वारा समर्पित किया गया? तो वह सावित्री के द्वारा समर्पित किया गया। किसको समर्पित किया गया? तो वह सूर्य को समर्पित किया गया। समझिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? ज्ञात्री मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्री की चर्चा है। फिर समझिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ज्ञात्री मंत्र की चर्चा है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्री की चर्चा है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य की चर्चा है कि नहीं? अर्थात सूर्य की चर्चा इसमें हुआ कि नहीं? सूर्य की चर्चा है। ऋग्वेद के चौथा मंडल समझिएगा, ऋग्वेद के चौथा मंडल को प्रथम कृषि इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। ऋग्वेद के चौथा मंडल को प्रथम कृषि इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। वह क्यों कहा जाता है? समझिए, ऐसा माना जाता है कि पृथुवैन्या ने पहली बार ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि की चर्चा की है। किसने? ऋग्वेद के चौथे मंडल में पृथुवैन्या ने कृषि की चर्चा की है। सॉरी, यहाँ से जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ऋग्वेद के कौन सा मंडल को ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि की चर्चा है?
ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि की चर्चा है? तो ऋग्वेद के चौथा मंडल में कृषि की चर्चा है। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा किसने की? फिर से क्वेश्चन समझिएगा। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा किसने की थी पहली बार? ऋग्वेद में सबसे पहली बार कृषि की चर्चा किसने की थी? ऋग्वेद में सबसे पहली बार कृषि की चर्चा किसने की थी? तो वह पृथुवैन्या ने की थी। फिर समझिएगा। पृथुवैन्या ने कृषि की चर्चा 24 बार की। ठीक है, आज आपका क्वेश्चन फिर आएगा। ऋग्वेद में कितने बार कृषि की चर्चा किया गया है? ऋग्वेद में कितने बार कृषि की चर्चा किया गया है? ऋग्वेद में 24 बार कृषि की चर्चा किया गया। ठीक है, ऋग्वेद में कितने बार कृषि की चर्चा किया गया है? तो ऋग्वेद में 24 बार कृषि की चर्चा किया गया। कृषि की चर्चा 24 बार किसने किया? तो पृथुवैन्या ने। सबसे प्रथम बार कृषि की चर्चा किस वेद में है? सबसे प्रथम बार कृषि की चर्चा किस वेद में है? तो वह ऋग्वेद में है। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं समझिएगा। सबसे प्रथम बार कृषि की चर्चा किस वेद में है? तो वह ऋग्वेद में है। यदि पूछेगा क्वेश्चन कृषि की चर्चा सबसे सर्वप्रथम किस मंडल में किया है? मंडल यदि पूछे तो वह चौथा मंडल, ऋग्वेद के किस मंडल में? चौथा मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में यदि पूछे, फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि की चर्चा है? ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि की चर्चा है? तो वह चौथा मंडल में। फिर समझिएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हैं। कृषि की चर्चा प्रथम बार वेद में किया गया। कृषि की चर्चा प्रथम बार किस वेद में किया गया? कृषि की चर्चा प्रथम बार वह ऋग्वेद में किया गया। यदि वेद पूछ रहा है, समझिए, वेद पूछ रहा है तो ऋग्वेद। यदि पूछेगा कृषि की चर्चा प्रथम बार किस ऋग्वेद के कृषि की चर्चा प्रथम बार ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया? कृषि की चर्चा प्रथम बार ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया? तो वह ऋग्वेद के चौथा मंडल में। बार बार हम बोल रहे हैं, ऋग्वेद के चौथा मंडल में कृषि की चर्चा है। ऋग्वेद के चौथा मंडल में कृषि की चर्चा किया गया है। कृषि की चर्चा ऋग्वेद में कितने बार किया गया? तो 24 बार। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि की चर्चा कितनी बार किया गया? तो 24 बार। प्रथम कृषि इंजीनियरिंग किस मंडल को कहा जाता है? प्रथम कृषि इंजीनियरिंग, समझिएगा, प्रथम कृषि इंजीनियरिंग किस मंडल को कहा जाता है? क्वेश्चन आएगा, प्रथम कृषि इंजीनियरिंग किस इस मंडल जाता है? पहला पांचवा मंडल, दूसरा, चौथा,
चौथा मंडल तीसरा मंडल प्रथम कृषि इंजीनियरिंग ऋग्वेद के किस मंडल को कहा जाता है? प्रथम कृषि इंजीनियरिंग ऋग्वेद के किस मंडल को कहा जाता है? तो पांचवा मंडल, चौथा मंडल या तीसरा मंडल? चौथा मंडल को प्रथम कृषि इंजीनियरिंग कहा जाता है। आज का इतना ही क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम अभी जो है वह वैदिक सभ्यता खत्म नहीं हुआ है। हमने आपको कहा था कि इसे हम बहुत ही संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे और हम आपको पढ़ाएंगे भी। ठीक है, ओके।